एंड हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब विच इज द जीरो लिमिट्स। उसमें हमने पिछली बार मतलब अभी वो जो चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें डॉक्टर जो वाइटाले ने अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताए और उन्होंने 3 स्टेजेस बताई अवेकनिंग की। 3 स्टेजेस टू अवेकन। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप विक्टिम हो, जो हम सब थे। हमें सबको लगता था मेरे जीवन में इश्यूज आ रहे हैं, मेरा ये ठीक नहीं चल रहा है, मुझे इस एरिया में बहुत लाइफ इंप्रूव करनी है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो विक्टिम वाली स्टेज थी। फिर दूसरी आई यू आर इन कंट्रोल। अब हमारे पास किस्मत में कुछ ऐसी टीचिंग्स, टीचर्स, मेंटोर्स आए जिन्होंने हमको सिखाया, उंगली पकड़ी। जब हम अपना डेली रूटीन में कुछ ना कुछ वैसे ही लाइफ लीड कर रहे थे तो सडनली वो प्रकट हुए आपके जीवन में और उन्होंने आपका उंगली पकड़ी और अब हम सब ने साथ में पढ़ाई लिखाई, बहुत अलग अलग बुक्स पढ़ी, टीचिंग्स आई जो भी, और वो सब किया जिसके कारण अब हमें लग रहा है कि हम अपना जीवन कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने जीवन को, जो हमारी किस्मत है, बदल सकते हैं। तो इसका मतलब अब हम कंट्रोल में आ गए और हम उन प्रैक्टिसेस को कर करके अपने जीवन में मिरेकल्स देखने लग जाते हैं, है ना। ये हमारी सेकेंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज होती है अवेकनिंग वाली। दैट अब आप अपनी डिविनिटी, जो हमारे अंदर के भगवान है, हम उनको एक्टिवेट करें, जो हम सबकी अभी चल रही है, हुई नहीं है कंप्लीट। डॉक्टर जो वाइटाले की हो गई थी 1 साल में, बट हम लोगों की चल रही है अभी भी ये वाली स्टेज, है ना। अभी भी हम हाथ खुला करके नहीं, मतलब सरेंडर मोड में नहीं है। अभी भी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। अभी भी चाहते हैं कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, अभी तक हुआ क्यों नहीं। अभी भी कभी कभी ये वाला एसेंस आ जाता है। दैट मीन्स अभी अवेकनिंग की स्टेज नहीं आई है। अभी भी कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी नींद नहीं खुल रही है, हमारी प्रैक्टिसेस मिस हो जाती हैं, उस लेवल पे हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, बहानेबाजी करते हैं, है ना। बहानेबाजी होता है, सब कुछ एक्सक्यूजेस होता है। जिसको जो करना है, ब्रश करने में तो कभी बहानेबाजी नहीं होती है। कहीं पे भी होंगे, आप ट्रैवल भी करेंगे तो ब्रश की किट आप उसको मतलब पैक कर लेंगे, लेकिन मैजिक रॉक को पैक करना भूल जाते हैं अगर हम ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब है प्रियोरिटीज अभी वो नहीं है। तो अभी भी आप बिटवीन विक्टिम और बिटवीन बीइंग इन कंट्रोल के बीच में होते हैं, है ना। अगर ये रीजन होता है कि नहीं ऐसा है, हमको ऑफिस जाना होता है, ये है, मैं तो पूरी जिंदगी ट्रैवल करती आ रही हूँ और इतना स्ट्रिक्ट ऑफिस मेरा, जो सुबह मतलब लिटरली जल्दी शुरू में 8:40 आई यूज टू लीव फॉर वर्क, और रात को आते आते 7:30 बज जाते थे। बट कभी कोई प्रैक्टिस मिस नहीं हुई, कभी मैजिक रॉक मिस नहीं हुआ, कभी सेशंस मिस नहीं हुए। हाँ, ऐसा होता था, मैं फ्लाइट में होती हूँ, अभी भी ऐसे होता है कि जब मैं फ्लाइट में होती हूँ तो मैं सेशंस नहीं ले पाती, तब प्रिया लेती हैं, बट मैं उनका सेशन कभी नहीं मिस करती। तो अभी भी ऐसा होता है। तो हम लोगों को अपने स्टेज 1 और 2 के बीच में जो हम ऑसिलेट कर रहे हैं, उससे हमको स्टेज 2 और 3 के बीच में लेके जाना पड़ेगा, है ना। तब जाके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। दैट हम उस मोड में आए, दैट आई एम डूइंग माई बेस्ट और मैं अब सरेंडर मोड में हूँ। कर्म बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं और फल तो भगवान देंगे ही देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने आम का पेड़ लगाया है और आम का फल ना निकले, ऐसा कभी नहीं होता है। आप बस आम का बीज बो बहुत अच्छे से, है ना, मिट्टी में डालो और उस पेड़ को सींचो, जो भी आप, जो पेड़ उगना शुरू हो गया है, फल तो आएगा ही आएगा। राइट। ये होती है अवेकनिंग स्टेज 3, जहां पे हमारे अंदर के भगवान बात करने लग जाते हैं, क्योंकि हम रश में नहीं होते, कब होगा कब होगा कब होगा, ऐसा हुआ नहीं, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। हमको पता होता है कि भगवान की रजा में हमको राजी रहना है। और भगवान बहुत रीजन से कुछ ना कुछ काम हमारे हमारे जीवन में जो चल रहा है उसका बहुत बड़ा, बहुत गहरा रीजन होता है, जो इंसानी दिमाग से हम नहीं सोच पाते। राइट। तो उन्होंने हमको 3 स्टेजेस बताई और डॉक्टर जो वाइटाले ने बताया कि उसके बाद उनको बहुत वियर्ड एक्सपीरियंसेस हो रहे थे जो उनको पहले कभी नहीं हुए थे। उनको हंचेस आने लग गए थे, लोग जो बोल रहे थे उनको, उनके अंदर का दिमाग वो रीड करते थे। किसी से बात कर रहे हैं तो उस इंसान के दिमाग में क्या सवाल है ये उनको पता लग जाता था। और उनको वो फ्लैशेस होते थे जैसे डिविनिटी एकदम से सूर्य की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही है, गोल्डन लाइट, बहुत सुंदर। और वो बिल्कुल ऑब्लिवियस होते थे उस टाइम, मतलब सेंस में नहीं होते थे। ऐसे 2-2 मिनट के उनके सेंस एकदम चला जाता था, दैट कहाँ हो रहा है, ऐसे फ्लैशेस उनको होने लग गए थे। तो वो बता रहे थे कि मेरा ये सब इसीलिए हो रहा था बिकॉज मैंने बहुत बार सुबह से रात तक यही बोला था, आई लव यू, और यही मेरा फ्यूचर में भी काम रहेगा, आई लव यू। ये करके पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड रितु कुकरेजा जी फ्रॉम दिल्ली विल बी रीडिंग फॉर अस।
Morning, Very everyone. good morning. Very good morning, Ritu ji. Zero limits, basic principles. The peace for always, now and forever and evermore. Ka maluhiya no, ne na va apao. No ke ya va amao amao loa aku. भगवान का शुक्र है कि इसको अंग्रेजी में भी इन्होंने बता दिया, नहीं तो हमको हवाईयन कभी समझ में ही नहीं आती। तो वो बेसिक प्रिंसिपल इसमें ना सारे पॉइंटर्स दिए हुए हैं जो हमको याद रखने की हमेशा जरूरत है। और ये जो हवाईयन में प्रेयर लिखी हुई है ये डॉक्टर ह्यूलन ने, लेकिन बहुत अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, द पीस फॉर ऑलवेज नाउ एंड फॉर एवर एंड एवरमोर। ये एक लाइन है पीस प्रेयर की, ये हम आपको देंगे जब हमारा वो होगा एडवांस वो रिटर्न टू जीरो वाला वेबिनार। या Point 1. You don't have a clue what is going on. It is impossible to aware of everything happening in and around you, consciously or unconsciously. Your body and mind are regulating themselves right now without you being aware of it. And numerous invisible signals are in the air, from radio waves to thought forms which you have no conscious sense of at all. You are indeed co creating your own reality right now, but it is happening unconsciously without your conscious knowledge or control. This is why you can think positive thoughts all you like and still be broke. Your conscious mind isn't the creator. या तो पहली चीज उन्होंने जो हमको ये बताई है, यू डोंट हैव अ क्लू व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब हम लोग को लगता है कि कॉन्शियस माइंड से जो हमको दिख रहा है बस उतना ही है, बिकॉज कॉन्शियस माइंड की पावर सिर्फ 4% होती है। और कॉन्शियस माइंड बेसिकली इंसान को इसलिए दिया गया है ताकि हम उससे चूज कर पाए कि डू आई वॉन्ट टू स्टे हियर और डू आई वॉन्ट टू थिंक अनदर थॉट, कि क्या मुझे यही यही सोच जो मेरे अंदर आई है मुझे इसी में ड्वेल करना है, कि मुझे सोच अपनी बदलनी है, मुझे अपना पर्सपेक्टिव बदलना है ना। जैसे अगर अगर मेरी आज हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं सोचूं कि कोई बात नहीं, हेल्थ ठीक नहीं है, अरे ये है आज ये भी है वो भी है, तो हम ये सोचने के बजाय सोचेंगे कि इतना परफेक्ट बॉडी है यार, आंखें हैं, सब हैं, मेरा सब कितना काम इतनी आराम से हो रहा है, जस्ट ड्रिंक वाटर, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे और रख सकती हूँ। सो आई विल थिंक दैट। तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं एक विक्टिम बन जाऊं, या मेरे पास चॉइस थी कि मैं दूसरा थॉट सोचूं कि अरे इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर, परसों हालत और खराब थी, उससे कल बेटर थी, आज और भी बेटर है। सो आई एम सो लकी दैट मेरी हेल्थ बेटर एंड बेटर एवरी डे होती जा रही है ना। तो हर चीज को देखने का नजरिया होता है। उसी हेल्पर को जो आपके घर में खाना बनाता है, आप ये भी देख सकते हो कि इतना तेल डाल देते हैं, ये करते हैं, लेकिन फ्लिप साइड में आप ये सोच सकते हो कि कितने कंसिस्टेंटली रोज आते हैं, आपको बना बनाया खाना मिल जाता है ना। रोज एवरी डे आपको जो खाना होता है, इतनी वैरायटी, और आप किचन में हो सकता है एंटर भी नहीं करते हो, लेकिन आपको ऑल 3 मील्स बहुत कंफर्टेबली मिल जाती हैं, फ्रूट्स भी कटे हुए मिल जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने क्या किया, नेगेटिव चीज को नहीं सोच के पॉजिटिव चीज के बारे में सोचा, है ना। तो जैसे यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटाले ने लिखा हुआ है दैट कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अब हम हमारी बॉडी में सेल्स अभी अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, सांसें चल रही हैं, हमको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है ना। बाहर भी फ्रीक्वेंसीज इतनी अजीबो करीब तरह से है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, इजंट इट। हम सबके मोबाइल फोन है, और आप देखो आपके 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में कितने लोगों के मोबाइल फोन होंगे इस वक्त? बहुत सारे होंगे। एक एक इंसान के पास दो दो होता है, आपके घर वालों के पास ही एक एक अगर मोबाइल फोन है, आपके नेबर्स के पास में, तो सोचो कितने सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं आपके आसपास। तो कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होता है, को क्रिएशन का प्रोसेस हो रहा होता है। किसी और की एनर्जी, हो सकता है आपके घर के बगल में कोई रहता है, उनकी आज एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि उनके घर में बहुत कलेश चल रहा है ना, और वो एनर्जी तो बहुत इमिजिएटली इंस्टेंटली अफेक्ट करती है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे अच्छा अच्छा सा क्यों नहीं लग रहा आज, बिकॉज आपके पड़ोसियों के यहाँ पे कुछ लड़ाई हुई है, कुछ हुआ है ऐसा, है ना। तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी भी एनवायरनमेंट में आ रही है। तो बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली चल रही होती हैं जो हमको पता नहीं है,
है ना, हमारे शरीर के अंदर ही क्या चल रहा है हमको पता नहीं कि अभी हमने कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिया, कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, कितने अमाउंट ऑफ यूरिन बना हमारी किडनी में इस वक्त, कितना पानी फिल्टर हुआ, कितने हमारे सेल्स इस वक्त डिवीजन कर रहे हैं, पता है हमको? कुछ नहीं पता। हमको नहीं पता कि हम अभी कौन सी एनर्जी के साथ, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी के साथ, बिकॉज वी डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर इट, है ना। इसीलिए लिखा हुआ है दिस इज वाई यू कैन थिंक पॉजिटिव थॉट्स ऑल यू लाइक एंड स्टिल बी ब्रोक। तो आप कई बार सोचते हो कि नहीं नहीं आई विल थिंक पॉजिटिव, आई विल थिंक पॉजिटिव, लेकिन वो चीज नहीं होती है हमारे साथ, बिकॉज हमारा कॉन्शियस माइंड क्रिएटर नहीं है ना, बस चूज कर सकता है। क्रिएशन हमारा सब कॉन्शियस से आ रहा है, जहां पे मेमोरीज डली है। वो बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे बताएंगे। हाँ जी ऋतु जी। You don't have control over everything. Point number 2. Obviously, if you don't know everything that is happening, you can't control it all. It's an ego trip to think you can make the world do your bidding. Since your ego can't see much of what is going on in the world right now, letting your ego decide what is best for you isn't wise. You have choice, but you don't have control. You can use your conscious mind to begin to choose what you would prefer to experience, but you have to let go of whether you manifest it or not, or how, or when. Surrender is the key. या सो उसके बाद वो बता रहे हैं मतलब डॉक्टर जो वाइटाले ने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आप नहीं एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अपने डिसीजंस भी हम एक्चुअली ईगो से लेते हैं। तो उनका कहने, क्योंकि हम ये पूरी किताब पढ़ चुके हैं, हमको ये पता है कि हमारे अंदर या तो ईगो से आएगा या पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आएगा, है ना। जो जैसे फियर होता है हमारे अंदर किसी चीज का, इनसिक्योरिटी, जैसे हमारे पास अगर पैसे हैं लेकिन हम खर्च नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं खर्च पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि पैसे कम हो जाएंगे, मेरे बैंक में अभी सपोज 1.5 लाख पड़े हैं, नहीं अगर मैंने 50,000 दे दिए तो मेरा मेरा सिर्फ 1 लाख रह जाएगा। क्योंकि पास्ट में कभी ना कभी आपको पैसे का दिक्कत रहा होगा, तो वो मेमोरी आपके अंदर है कि वो पैसे की दिक्कत आ जाती है ना। अगर वर्क में हम इनसिक्योरिटी के साथ रहते हैं, हमें लगता है नहीं मेरा मेरा, तो इस तरह से वो इनसिक्योरिटी है दैट आपको थ्रेट है किसी चीज से, है ना। तो ये चीजों, अब ये जो फीलिंग्स होती हैं या फिर कुछ वरी है, वरी, ईगो, इनसिक्योरिटी, फियर, इन सब चीजों से अगर हम अपने लाइफ के डिसीजंस लें तो ये हमको कभी सर्व नहीं करेंगे। हमारे पास ना डिविनिटी आएगी, ना सफलता आएगी, ना उस लेवल ऑफ हैप्पीनेस आएगी जो हम सीख करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने लेसर सेल्फ से वो डिसीजंस ले रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली ग्रेविटेट हम कर रहे हैं आगे जाके, जहां पे डॉक्टर जो वाइटाले हमको समझाएंगे दैट लेट डिविनिटी डिसाइड, और वो इन्फिनिट होता है। लेकिन उसके लिए ये जो सारा अंदर हमारा गार्बेज भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी, फियर, इन सब चीजों का, उसको हमको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा और वहां पे लव लाइट देनी पड़ेगी। लव लाइट by using the words I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you। और हमको पता नहीं है वो फियर, वो इनसिक्योरिटी हमारी कहाँ से आ रही है, बट हम बहुत स्ट्रांगली उसे बैटल कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में सफलता आएगी ही नहीं, ये अश्योर्ड है। तो इसका मतलब हम अपने ईगो से डिसाइड कर रहे हैं कोई चीज, और ईगो एक बहुत छोटी फीलिंग होती है ना, इट्स अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो वाइब। सो और जिंदगी भर हम अपनी ईगो से डिसीजन लेते आए हैं, दिस अनफॉर्चुनेटली। बट यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है दैट आप अपने कॉन्शियस माइंड को चूज करने के लिए तो यूज कर सकते हो कि आपको क्या एक्सपीरियंस करना है, चूज कर सकते हो, बट यू हैव टू लेट गो ऑफ वेदर आप मैनिफेस्ट कोई चीज करोगे कि नहीं करोगे, बिकॉज सरेंडर करना बहुत जरूरी होता है। दैट मैंने अपना बेस्ट काम कर दिया, मैंने अपनी 555 प्रैक्टिस कर दी, अब दोबारा वो वाला सवाल मत पूछो कि ये कब होगा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस है। बार बार उस चीज के बारे में मत सोचो जिसका ऑलरेडी आप उसके बारे में कुछ प्रे कर चुके हो, छोड़ दो, हाथ झाड़ लो उससे। अब वो स्पेस दो जहां पे भगवान विल स्टेप इन एंड ही विल डू द वर्क, राइट, जो बहुत इजीली नहीं आता है इंसान के जीवन में। हाँ जी। Point number 3. You can heal whatever comes your way. Whatever appears in your life, no matter how it got there, is up for healing simply because it's now on your radar.
The assumption here is that if you can feel it, you can heal it. If you can see it in someone else and it bothers you, then it's up for healing. Or, as I'm told, Oprah once said, if you can spot it, you've got it. You may have no idea why it's in your life or how it got there, but you can let it go because you're not now aware of it. The more you heal what comes up, the clearer you are to manifest what you prefer because you will be freeing stuck energy to use for other matters. या सो ये स्टेप नंबर 3 है कि जो भी आपके अवेयरनेस में आ रहा है आप उसको हील करना होता है हमको, चाहे वो न्यूज है जो स्पेन में हुई है, दूसरी कंट्री, हम रहते भी नहीं है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट किसी ने उस स्पेन में उस इंसिडेंट्स की मुझसे बात की है, इसका मतलब है मेरे अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी है उससे रिलेटेड, तो मैं उसको क्लीन करूंगी, जबकि मेरा न लेना न देना, आई डोंट हैव नथिंग टू डू विद व्हाट्स आई एम नॉट गोइंग टू स्पेन राइट नाउ, और मुझे पता भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता वो कौन लोग थे, कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन मेरी अवेयरनेस में आया ना, तो उन्होंने ओपरा विंफ्री का कोट बताया है दैट इफ यू कैन स्पॉट इट, अगर वो आपकी स्पॉट में आया है। प्रतिभा, अपने आप को म्यूट कर लो। तो अगर आपके अवेयरनेस में आया है, इसका मतलब है आपके अंदर कुछ मेमोरी है, वो उसी वक्त क्लीन कर लो, उसी वक्त। और क्लीनिंग स्टेटमेंट्स हमको बताइए, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, या उस मेमोरी को आप सिर्फ थैंक यू, आई लव यू बोल दो। वो मेमोरी हमारे लाइफ का डार्क जोन है, उसमें जैसे ही आपने थैंक यू, आई लव यू बोला, आपने लव दिया है, वहां पे रोशनी कर दी है, तो वो डार्क जोन अपने आप इल्यूमिनेट हो गया। अब आपका हो सकता है जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपके अवेयरनेस में आया ना, किसी ने उसके बारे में बात की, किसी ने थर्ड पर्सन के बारे में बात की, किसी ने की भी नहीं, आपके कान में पड़ी है, मे बी आप सिर्फ वॉक कर रहे हो और कोई दो मैन है और वो मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, है ना, और वो आपको नहीं लगा अच्छा सुन के कि ऐसे कैसे बात कर रहे हैं इस तरह से, तो आप इमिजिएटली कुछ ना कुछ हमारे अंदर उस मेमोरी में है, तो आप क्लीन कर लो, बिकॉज यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कोई भी नेगेटिव चीज बोले, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, ऑल मैन इन द मॉर्निंग दे डिस्कसिंग पॉलिटिक्स अ लॉट, वो भी सुबह सुबह के टाइम, और वो टोटली अपनी ईगो से बात कर रहे हैं, अपनी मेमोरी से और अपने ओपिनियन से, वो उनका ओपिनियन है जो ट्रुथ नहीं है, बिकॉज वो सब ईगो ट्रिप में ही होते हैं आजकल, है ना। सो ये हमको रियलाइज करना दैट जो भी चीज हमारे अवेयरनेस में है, अगर वो सर्व नहीं कर रही है तो हमको उसको क्लीन करना पड़ेगा, दैट इज। एंड देन वो जो जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर जो वाइटाले ने, कि वो एक स्टक एनर्जी है हमारे अंदर, स्टक नेगेटिव एनर्जी है, उसको मोबिलाइज करो, जैसे हम उसको रोशनी दे देते हैं, थैंक यू, आई लव यू, वो मोबिलाइज होने लग जाती है, और वो ही एनर्जी, तो एनर्जी का रूप बदल जाएगा, एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, उसका रूप बदल जाएगा, इट विल टर्न फ्रॉम अ नेगेटिव एनर्जी टू अ पॉजिटिव एनर्जी, है ना, और पॉजिटिव एनर्जी वो बन गई, वो आपको सर्व करेगी, वो आपको हेल्प करेगी लाइफ में। या Point number 4. You are 100% responsible for all your experience, for all you experience. What happens in your life is not your fault, but it is your responsibility. The concept of personal responsibility goes beyond what you say, do, and think. It includes what others say, do, and think that shows up in your life. If you take complete responsibility for all that appears in your life, then when someone surfaces with a problem, then it is your problem too. This ties into principle 3, which states you can heal whatever comes your way. In short, you can't blame anyone or anything for your current reality. All you can do is take responsibility for it, which means accept it, own it, and love it. The more you heal what comes up, the more you get in tune with the source. या ये एक्चुअली बेसिस होता है, ये वाला पॉइंट इस प्रैक्टिस ऑफ होओपोनोपोनो का, दैट आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ब्लेम नहीं है ये,
कि मेरी गलती, ऑब्वियसली अगर स्पेन में कुछ हुआ है तो आई कैन नॉट बी ब्लेम, मैं तो वहां पे गई नहीं हूँ, मैं उसका पार्ट भी नहीं हूँ, मैंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, ना मुझे वहां कंट्री पे जाना है, अभी मैंने वहां पे किसी को फोन भी नहीं किया, बस मेरी अवेयरनेस में आया है। तो इसका मतलब है उसकी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, ब्लेम नहीं ले रही कि कोई दोष ले रही हूँ, कि मैं अपने ऊपर दोष ले रही हूँ कि हाँ हाँ सब मैंने ही किया, विक्टिमहुड की तरह, नहीं वो नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मेरी अवेयरनेस में है, तो मेरी मेमोरी में कुछ ऐसा है जिसके कारण ये चीज शो अप हुई है मेरी लाइफ में, ये दिख रही है, तो मैं उस मेमोरी को क्लीन करूंगी और पहले एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ मैं 100%, अगर बिना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए अगर आप क्लीनिंग करने की कोशिश कर रहे हो देन इट डज नॉट वर्क। हमने देखा था ना वो जो फीमेल थी वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए उसको वो ठीक हो जाए इसलिए होपोनोपोनो कर रही थी कि वो ठीक हो जाए, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, और उसकी सारी एनर्जी वो बाहर की तरफ रेडिएट कर रही थी अपने ग्रैंड चाइल्ड की तरफ। तो डॉक्टर ह्यूलेन डायरेक्टली उसको गाइड कर रहे थे, तो उन्होंने समझाया कि ये गलत प्रेयर होती है, ऐसे नहीं करते हैं, पूरी एनर्जी अंदर लेके आओ आप अपने अंदर, और उसको और मतलब अपने आप को बोलो दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं पूरी जिम्मेदारी ले रही हूँ इस वाली मेमोरी के लिए जो मेरे जीवन में शो अप हुई है, और उस मेमोरी को हमें थैंक यू आई लव यू आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी ये वाली एनर्जी देनी होती है। और वो एनर्जी जो हमारे अंदर है, जो डार्क एनर्जी है, वहां पे लाइट आ जाती है, और धीरे धीरे, और बहुत सारे एरियाज होते हैं अब हमारे अंदर, तो जीवन में इतना सारा कुछ चल रहा होता है बिकॉज हर सेकंड 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 में, तो इसलिए उस मेमोरी को टोटली ट्रांसफॉर्म करके उसको गॉड्स लव लाइट प्यूरिफाई करना, क्लीन करना, तो क्लीन क्लीनिंग वर्ड यूज करते हैं बिकॉज ये क्लीनिंग प्रेयर होती है, क्लीनिंग टूल होता है, तो क्लीन करना, साफ करना और प्यूरिफाई करना, है ना। तो मतलब बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं ये जो चार होते हैं, अगर चार नहीं भी हैं, अगर 3 वर्ड्स भी आप यूज करते हो, इसमें से 2 भी करते हो, अगर सिर्फ आई लव यू या सिर्फ थैंक यू भी करते हो, तब भी आपका क्लीनिंग प्रोसेस जारी रहेगा, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम किसी भी चीज को, कोई भी चीज हमारे लाइफ में हो रही है, तो हम किसी भी चीज को अपने आसपास बाहर ब्लेम नहीं करते हैं, या Point number 5. Your ticket to zero limits is saying the phrase, I love you. The path that gets you peace beyond all understanding, from healing to manifestation, is the simple phrase, I love you. Saying it to the divine cleans everything in you so you can experience the miracle of this moment, zero limits. The idea is to love everything. Love the extra fat, the addiction, the problem child or neighbor or spouse. Love it all. Love transmutes the stuck energy and frees it. Saying, I love you is the open sesame to experience the divine. Yeah, so this is all we'll be reading. Rituji, thank you so much for your beautiful voice and for all the love that you keep giving all the time. Thank you, God Deepti, for bless. such an awesome smooth scroll of the screen. Thank you so much. या थैंक यू। सो ये जो 5th पॉइंट है, इसमें ये इन्होंने बताया है डॉक्टर जो वाइटाले ने, कि जैसे कोई मूवी देखने जा रहे हो तो आपको उसका टिकट खरीदना होता है ना, तभी पिक्चर हॉल में घुसते हो, वैसे ही अगर आपको अपने जीवन में जीरो लिमिट पे पहुंचना है तो उसका टिकट खरीदना पड़ेगा, और वो टिकट होता है आई लव यू फ्रेज, जो लगातार हमको बोलना होता है सारी उन चीजों के लिए जो हमारे लाइफ में हमको नेगेटिव दिख रही हैं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। और उन्होंने बोला है कि डिवाइन तो डेफिनेटली क्लीन कर ही देंगी और हमको जीरो लिमिट में पहुंचाने के लिए, बट हमको आई लव यू अपने एक्स्ट्रा फैट को बोलना है अगर हमारा वजन नहीं कम हो रहा है, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वहां पे भरी हुई है। अगर जो एडिक्शन है हमारा या किसी और का हमारे एनवायरनमेंट में, हमें उस एनर्जी अपने अंदर जो हमारी मेमोरी है जिसके कारण हम उस पर्सन को एडिक्शन में देख रहे हैं, हमें उस मेमोरी के लिए आई लव यू बोलना है, उस मेमोरी को जिसके कारण हम उस पर्सन का एडिक्शन देख रहे हैं या आप अपना खुद का एडिक्शन देख रहे हो, ठीक है। उसको हमको जो प्रॉब्लम चाइल्ड है, सो प्रॉब्लम चाइल्ड कुड बी द चाइल्ड नॉट स्टडिंग, द चाइल्ड नॉट नॉट वेरी हेल्दी, या जो भी है, राइट हमको उस सिचुएशन के लिए, उस बच्चे के लिए हमने काफी बार वरी वाली एनर्जी दी होगी ऑब्वियसली,
है ना। अगर माता या पिता हैं या कोई रिश्तेदार हैं तो डेफिनेटली एक वरी वाली एनर्जी, एक कंसर्न वाली एनर्जी वो वाली दी होगी, बट नहीं, हमको सिर्फ आई लव यू की एनर्जी देनी है। हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, है ना। अगर हमारे जहन में आया है कोई ऐसा बच्चा तो हम बोलेंगे दैट मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ उस मेमोरी के लिए जो मेरे अंदर है, जिसके कारण ये सिचुएशन शो अप हुई है। ये बच्चा शो अप हुआ है, उसकी हेल्थ शो अप हुई है मेरे जीवन में। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से। या फिर नेबर के साथ कुछ टिफ है, या आपका स्पाउस थोड़ा इधर उधर आपको लग रहा है, मतलब ठीक नहीं है, उसमें उसकी आदतें गड़बड़ है या जो भी चीज है ना। अगर उसका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड सा है, तो अगर स्पाउस का है तब भी हम बोलेंगे दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सारी मेमोरीज के लिए, जिनके चलते मेरा स्पाउस, मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड का ऐसा बिहेवियर मेरे जीवन में शो अप हो रहा है। और उस बिहेवियर के लिए आप लाइक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हम उनको नहीं बोल रहे कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो बेकार इंसान है, हम नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, और हमारे अंदर जो पॉइंट है, जो मेमोरी है, हम उसको बोल रहे हैं थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। सो ये चीज उन्होंने बताई है, और जिसके कारण ये जितनी भी हमारे अंदर वो मेमोरी, जो स्टक एनर्जी है, वो फ्री अप होने लग जाएगी। एंड देन हम एक्सपीरियंस करेंगे डिविनिटी को, और हम देखेंगे कि किस तरह से वो पर्सन के बिहेवियर में चेंज आ गया। आपने तो उससे बात भी नहीं की थी, आपने सिर्फ अपने आप को क्लीन किया था। जैसे डॉक्टर जब ह्यूलन थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने पेशेंट से बात भी नहीं की थी। पेशेंट तो बेहोशी की हालत में पड़े रहते थे बेड पे, उनको चेन से बांध के रखा जाता था क्योंकि डेंजरस थे, है ना। तो एक आध महीना लगा उनको, 1-2 महीने में उनकी चेन खोल दी गई। रूम से नहीं बाहर उनको निकालते थे, लेकिन चेन खोल दी गई, और वो फ्रीली अपने आप उन्होंने नॉर्मल इंटरैक्ट करना शुरू किया। उसके बाद उनको रूम से भी बाहर निकालना शुरू किया। फिर अब वो उनको बोर्ड गेम्स वाले रूम में ले जाने लगे। उसके बाद बाहर के जो स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, टेनिस, बैडमिंटन, वो खेलने लग गए। उसके बाद उन्होंने लोगों की सेवा करनी शुरू की, जब कुकीज और केक्स और ये सब बनाने लग गए हॉस्पिटल के अंदर ही, और जो बेचते भी थे, पैसे भी कमाते थे वो लोग। तो धीरे धीरे आप देखो कितना ट्रांसम्यूटेशन आया, कितनी स्टक एनर्जी फ्री हुई डॉक्टर ह्यूलन की, पेशेंट्स की नहीं। पेशेंट्स तो एक परसेप्शन थे, मतलब वो बाय प्रोडक्ट थे। डॉक्टर ह्यूलन ने जब अपने अंदर ऐसी मेमोरी को क्लीन किया, तो बाहर उनको वो रिजल्ट नजर आया उन पेशेंट्स में, क्योंकि वो उन्होंने इन लोगों की जिम्मेदारी ली थी। तो वो धीरे धीरे ठीक होने लग गए और सिचुएशन चेंज होने लगी। तो क्या हमारे जीवन में नहीं होंगी? हमारी तो इतनी सीरियस भी नहीं है, इजंट इट? मतलब इतना सीरियस नहीं है, हमको बहुत सीरियस लगती है, लेकिन वो एक्चुअली इतनी सीरियस नहीं है जितनी डॉक्टर ह्यूलन के जीवन में थी प्रॉब्लम्स। इमेजिन, उनको वहां डेप्यूट किया, उनको समझ ही नहीं आ रहा था मैं इन पेशेंट्स को कैसे ठीक करूं, बट उनके पास प्रेयर की पावर थी, वो ओपन की पावर थी, और जिसके कारण पीस ऑफ आई आया उनके अंदर, एंड डिविनिटी उनके अंदर से एक्टिवेट हुई, जो हम सबके अंदर होती हैं, है ना। लेकिन वो परेशानियों के कारण वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाती हैं। तो जब हुई, जब उन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली, इंसेजेंटली, बिना रुके लगातार अपने आप को क्लीन किया, ऐसी मेमोरी से जिसके कारण वो इस तरह के पेशेंट्स के सामने शो अप हुए थे, तो उन मेमोरीज को उन्होंने थैंक यू, आई लव यू और पीस ऑफ आई प्रेयर करी थी, जिसके चलते उनकी सिचुएशन में पूरा परिवर्तन आ गया। सो या, दैट इज व्हाट वी हैव इन आवर स्टडी टुडे।